चाहे आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो, मिनी ऑक्शन हो या फिर ट्रेड विंडो हो, सबसे ज्यादा डिमांड में इंडियन प्लेयर्स रहते हैं, खास करके यंग इंडियन प्लेयर्स जो कि लंबे समय के लिए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के एक की प्लेयर बन सकते हैं। और ज्यादातर हमने देखा है कि इन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसे भी दिए जाते हैं ऑक्शन में, और कभी कभी थोड़ा बहुत ओवर पे हो जाता है, कभी कभी परफॉर्मेंस उस हिसाब से निकल करके नहीं आती जिस तरीके से फ्रेंचाइजी एक्सपेक्ट करती है, या फिर कभी कभी प्लेइंग 11 में उनको उनकी परफेक्ट जगह पर खिलाने में परेशानी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी टू मेनी ऑप्शंस हो जाते हैं। और ऐसे में फ्रेंचाइजी क्या करती है, जब ट्रेड विंडो और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट निकालने का वक्त आता है तो इन खिलाड़ियों को ट्रेड करने को देखा जाता है या फिर रिलीज करने को देखा जाता है। और ऐसे ही 5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में आपके सामने लेकर के आया हूं। इनमें से कुछ नाम वही पुराने हैं जिनके बारे में हमने पिछले साल बात की थी, इस साल उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड है, एक आध नाम नया भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले इस लिस्ट से शुरू करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इस साल फ्रेंचाइजीज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास करके उन फ्रेंचाइजीज की जिनका प्रदर्शन पिछले साल अच्छा नहीं था। और इसी तरीके का कंटेंट मैं अपने 5 स्पोर्ट्स के ब्रांड न्यू इंस्टाग्राम चैनल पर भी लेकर के आ रहा हूं, तो आप जाकर के उस पेज को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके की मजेदार एनालिसिस, न्यूज, अपडेट्स, रिव्यूज, प्रीव्यूज सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द वर्ल्ड कप एंड द आईपीएल 2024 एज वेल। नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला और सबसे बड़ा भारतीय नाम जो कि इस मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम से रिलीज किए जा सकते हैं, इस पृथ्वी शॉ फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स। अब पिछले 2 सालों से पृथ्वी शॉ ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, और जो मैचेस उन्होंने खेले भी हैं उसमें जो उनका परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट पिछले साल पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 8 मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 106 रन बनाए थे, 13 का उनका एवरेज रहा, महज 124 का स्ट्राइक रेट रहा, जो कि पृथ्वी शॉ के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। और जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया है उससे हमने देखा है कि पृथ्वी शॉ को टीम फील्डिंग नहीं कराती है। इसका मतलब है कि उनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स पर भी टीम को भरोसा नहीं है कि एक 24-25 साल के लड़के को आप फील्डिंग के लायक ही नहीं समझते हो। उसके बाद उनकी ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज भी हैं, इस समय वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे हैं, तो उनके साथ फिटनेस इश्यूज भी लगातार बने रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ को यहां पर रिलीज करने को देखे, क्योंकि 9 करोड़ की आसपास की एक बड़ी रकम में उनको रिटेन किया गया था। और जहां दूसरे खिलाड़ी somebody like यशस्वी जायसवाल, somebody like शुभमन गिल, somebody like अभिषेक शर्मा जो कि उनके साथ या उनके इर्द गिर्द खेले हैं, वो इस समय काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पृथ्वी शॉ इस समय सीन से पूरी तरीके से गायब हैं। ऐसे में पृथ्वी शॉ को रिलीज करना बहुत मुश्किल डिसीजन होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हो सकता है एक साल उनमें इन्वेस्टमेंट और यहां पर दिखाई जाए, लेकिन लास्ट 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं निकले हैं। ऐसे में आई वोंट बी सरप्राइज अगर पृथ्वी शॉ को दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर दे। सेकंड प्लेयर जिनके आईपीएल 2023 जब चल रहा था उस दौरान ही उनको रिलीज किए जाने की खबरें मार्केट में आने लगी थी, इज नन अदर देन मयंक अग्रवाल फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने जब 8 करोड़ के आसपास की रकम में मयंक अग्रवाल को अपनी टीम में शामिल किया था, तो वो एक कप्तानी के बड़े कंटेंडर भी थे। इनफैक्ट मैंने खुद इस बात की वकालत की थी कि आपको एक भारतीय कप्तान बनाना चाहिए जो कि जरूरत पड़ने पर आपकी टीम से अलग ना हो, जिस तरीके से विदेशी कप्तान के साथ सिचुएशन आ जाती है। भुवनेश्वर कुमार का भी एक ऑप्शन था सनराइजर्स हैदराबाद के पास, लेकिन वो गए एडन मार्करम की तरफ। हालांकि मयंक अग्रवाल बिना कप्तानी की बोझ के एक अच्छी परफॉर्मेंस से उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आईपीएल में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। उन्होंने इस आईपीएल में सिर्फ 10 मैच खेले, जिसमें 270 रन बनाए, 27 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट और 83 उनका बेस्ट था, जो कि लास्ट के मेरे ख्याल से एक आध मैच में आया था। तो पूरे आईपीएल में मयंक अग्रवाल वाज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। सारे लीग मैचेस भी वो नहीं खेले। इससे भी आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा भरोसा उनके ऊपर नहीं है। और टॉप ऑर्डर के बहुत सारे प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं। अगर आप देखो तो अभिषेक शर्मा वहां पर हैं, उसके अलावा राहुल त्रिपाठी वहां पर हैं, खुद कप्तान एडन मार्करम को ओपनिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मेरा तो यह मानना है कि उनको ओपन करना चाहिए। तो आप हेनरी क्लासन और ग्लेन फिलिप्स दोनों को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो, और भी ढेर सारे युवा खिलाड़ी आपके पास हैं। ऐसे में मयंक अग्रवाल को रिलीज करके सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा बचा हुआ है, वो अपना बजट और ज्यादा फ्री कर सकते हैं। थर्ड प्लेयर जिनके लिए मैंने बहुत ज्यादा इस चैनल पर कम से कम वकालत की है कि उनको अपनी टीम से जरूर अलग हो जाना चाहिए, और ये उनकी टीम और उनके करियर दोनों के लिए अच्छा है, इज नन अदर देन देवदत्त पडिक्कल फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स।
रॉयल्स। अब 7.5 करोड़ की रकम में देवदत्त पड्डीकल को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था इन द मेगा ऑक्शन, लेकिन जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल की कमाल की ओपनिंग जोड़ी की वजह से उनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ती है एंड ही ट्राई हिज बेस्ट जो अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन वो कर सके। आईपीएल 2023 में देवदत्त पड्डीकल ने 11 मैचेस खेले, 261 रन्स बनाए, 26 का एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट, लेकिन ये साफ पता चलता है कि मिडिल ऑर्डर इज नॉट हिज बेस्ट पोजीशन। वो थोड़ा सा टॉप ऑफ द ऑर्डर, पावर प्ले, नई गेंद के सामने बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, जो आरसीबी में उनका रोल था। 2020-21 की विजय हजारे ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी, भारतीय टीम से खेल गए थे, भारतीय टीम से खेलने का बहुत बड़ा वो दावा भी करते थे, लेकिन उसके बाद से वो मिडिल ऑर्डर में चले गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने पूरी तरीके से आग लगा दी अपने बल्ले से, और अब देवदत्त पड्डीकल जो है वो भारत के ओपनर्स की जो डिस्कशन है उसके आसपास भी नहीं है, तो ये उनके ओवरऑल करियर के लिए अच्छा नहीं है। और नंबर 4 पर वो कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स भी नहीं दे रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को, और इसीलिए मेरा मानना है कि इतना पैसा अगर आपने किसी पर लगाया है और आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते, तो उसको रिलीज कर देना टीम और खिलाड़ी दोनों के लिए बेस्ट है। फोर्थ इंडियन बैटर जो कि अपनी टीम से रिलीज किए जा सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज शाहरुख खान फ्रॉम पंजाब किंग्स। अब पिछले साल शाहरुख खान को रिलीज करने और उनको ट्रेड करने की ढेर सारी खबरें आई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पंजाब किंग्स हेल्ड ऑन टू शाहरुख खान, और इस साल क्या उनको रिलीज किया जाएगा? मुझे इसके चांसेस थोड़े से कम जरूर दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी टीम का मेकअप इस तरीके से है कि वो शाहरुख का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और 9 करोड़ की रकम में शाहरुख को उन्होंने खरीदा था। ऐसे में एक ऐसा बल्लेबाज जिसका आप पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो, क्या उस पर 9 करोड़ टीम फंसा करके रखेगी? ये अपने आप में एक सवाल है। शाहरुख खान की अगर आईपीएल 2023 की परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो इट वाज अ मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम हिज 2022 सीजन। शाहरुख खान ने 14 के 14 मैचेस खेले, 156 रन ही बनाए, एवरेज 22 का था, लेकिन लुक एट दैट स्ट्राइक रेट ऑफ 165, और उनको मेरे ख्याल से 100 गेंदे भी ओवरऑल आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला था। तो जब किसी बल्लेबाज को गेंदे ही खेलने को नहीं मिलेंगी तो फिर वो आपको किस तरीके से परफॉर्मेंस करके देगा? हालांकि जब आप इतनी कम गेंदें खेलते हो और सारे के सारे मैचेस आपको खेलने को मिलते हैं तो आपका एवरेज भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बट स्ट्राइक रेट शाहरुख खान का कमाल कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी टीम के पास वहां पर जितेश शर्मा है जिनको वो एज अ फिनिशर देखते हैं, लियम लिविंगस्टन टीम के पास है, सैम करन टीम के पास है, ऋषि धवन जैसा बल्लेबाज है, राज अंगद बाबा से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है यहां पर पंजाब किंग्स के पास। ऐसे में शाहरुख खान को अगर वो रिलीज कर देते हैं देन इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर देम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके रिलीज होने को लेकर के बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं इज दीपक हुडा फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स। अब 2022 में कमाल का प्रदर्शन एलएसजी के लिए दीपक हुडा ने किया था, लेकिन 2023 उनके लिए एक बहुत ही बुरे सपने की तरह था। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखो तो 12 मैचों में उनको मौका मिला, महज 84 रन बनाए, 7 का एवरेज था और 93 का स्ट्राइक रेट था। आई मीन ही वाज रियली आउट ऑफ फॉर्म इन आईपीएल 2023, और उसी के बाद से ये खबरें उठने लगी थी, ये लोग कयास लगाने लगे थे कि क्या दीपक हुडा को टीम रिलीज कर देगी, क्योंकि वो एक ऑलराउंड क्षमता लेकर के आते हैं, तो काफी सारे फैंस की उन पे नजर भी होती है अपनी अपनी फेवरेट टीम के लिए। लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर वहां पर है, नए कोच जस्टिन लैंगर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर की या केएल राहुल की ऐसी सोच होगी कि वो एक सीजन के बाद दीपक हुडा को रिलीज कर दें। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो खेल रहे हैं, वहां पर भी 2 अच्छी पारियां उन्होंने खेली हैं, तो थोड़ी बहुत फॉर्म भी लेकर के आ रहे हैं, बट जस्टिन लैंगर की क्या सोच है ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स की लाइन लगी हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स में। पेरेक मनकट वहां पर हैं, आयुष बदोनी वहां पर है जिनको ऊपर खेलने का मौका नहीं मिलता, कृष्णप्पा गौतम वहां पर है, फिर ओवरसीज में काइल मेयर्स, मार्कस टोनिस, मतलब बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, बट ऑलराउंडर्स काटते किसको हैं? अगर दीपक हुडा अच्छा करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आपने 10-10 करोड़ रुपए फंसा रखे हो, ऐसा होता तो फिर भी उस बारे में सोचा जा सकता था। ऐसे में एलएसजी दीपक हुडा को रिलीज करे या उनको ट्रेड करे, इसके चांसेस कम लगते हैं। हालांकि उनको अगर बहुत अच्छी डील मिल जाए तो यू नेवर नो, बट राइट नाउ द चांसेस आर वेरी स्लिम फॉर दैट। तो ये थे आईपीएल 2024 के वो बल्लेबाज जो कि ट्रेड विंडो और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या इनको रिलीज किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, क्योंकि इनके पास पर्स थोड़ा सा, मतलब इनका बजट थोड़ा सा ज्यादा इन पर खर्च किया गया था 2023 और 2022 में जब भी इनको लिया गया हो। तो ऐसे बहुत से फैंस सोच रहे थे कि क्या इनको रिलीज किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है, क्या एक दूसरे के बदले ट्रेड किया जा सकता है। आई होप इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हो तो बिना देर किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि गेंदबाज, ऑलराउंडर्स, फील्डर्स, अलग अलग टीम का
का पूरा एनालिसिस और ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई जो भी अपडेट मेरे पास आएगी फौरन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। सो विदाउट फर्दर डिले सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।